Which of the following process is used to separate hydrogen from hydrocarbon? तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं, उनमें से हाइड्रोजन को अलग करने के जो प्रोसेस होता है उसका नाम क्या होता है? रिफॉर्मिंग। तो इसी के साथ एक पॉइंट लिखा हुआ था कि आजकल ज़्यादातर जो हाइड्रोजन है वो नेचुरल गैस से तैयार हो रही है इसी प्रोसेस के ज़रिए। क्यों ने कि नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज़्यादा मीथेन होती है 85 to 95%, तो यहाँ से ये हासिल की जाती है। तो ईटा की एक और भी मैंने चीज़ देखी है कि वो एक क्वेश्चन अगर लेते हैं तो नेक्स्ट पेपर के अंदर उसी से आगे या पीछे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इससे आगे एक इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस भी है जिसके अंदर हम पानी के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं बिजली गुजार के। तो आप देखा करें पास्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन आए उसके आगे पीछे लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लें, पिछले मर्दान डिवीज़न के टेस्ट में आया था। कल ही मैंने वीडियो अपलोड की है, 10th क्लास की जनरल साइंस का लास्ट चैप्टर है, और मैंने वहाँ ये बताया था कि ये लाजमी देखें। मुझे फील हो रहा है कि ये पेपर में आएगा और ये आ भी चुका है इस पेपर में। कि पिछले पेपर में क्वेश्चन आया था कि कौन से जो है वो आयंस मौजूद होते हैं कार्डियक सेल की जो मेम्ब्रेन होती है जो उसको सेपरेट करते हैं, वो सोडियम पोटाशियम और मैग्नीशियम के आयन थे। वो एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर ये पॉइंट्स लिखे गए थे जिसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन जब ये कार्डियक सेल के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है तो फिर वो रेस्टिंग पोटेंशियल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एक्शन पोटेंशियल के अंदर। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे मोस्टली 8th 9th और 10th से क्वेश्चन लिए गए थे। ये पीछे जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, एक 9th में था पहला, दूसरा 10th में से। ये 8th क्लास में मौजूद है। सोनरस जो है वो मेटल्स होते हैं, मतलब उनकी आवाज़ होती है। जैसे बेल को आप देखें, आयरन या कोई भी गोल्ड वगैरह हो तो उस पर आप बीट करेंगे तो आवाज़ आएगी। तो मेटल जो है इसमें सी ऑप्शन है, वो सोनरस है। डोलोमाइट ये भी 8th क्लास जिसके अंदर डबल साल्ट था, डबल साल्ट वाला जो पोर्शन था, एसिड बेसिस साल्ट वाला चैप्टर, वहाँ से लिया गया है। ये जो है ना किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं डोलोमाइट। इसके साथ ही एलम है दूसरी एग्जांपल, फटकड़ी जिसको कहते हैं। तो वो किसके साल्ट हैं जी? डी ऑप्शन है, एल्यूमिनियम और पोटाशियम। कहीं नेक्स्ट ये भी आ सकता है। 21 है, विच टाइप ऑफ पेंट्स प्लांट्स फुलफिल देयर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। तो ये फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास का, उसमें से लिया गया इकोलॉजी में से। तो उनको कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं अपनी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये दल दल वाली जगह पे उगते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। दो एग्जांपल भी थी वहाँ पे, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। तो ये जो है ना, ये दोनों कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन ये भी 8th क्लास में से लिया गया है। तो ए ऑप्शन इसमें ठीक है। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जैसे कि हमारी स्किन हो गई, तो ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की एग्जांपल है। हमारा वेट हो गया, तो ये एग्जिस्ट होती है डिस्टिंक्ट कैटेगरीज के अंदर, मुख्तलिफ कैटेगरीज में ये होती है। इसकी एक रेंज होती है, मतलब कि स्किन देख लें तो वाइट से ब्लैक तक लें आप, तो उसके अंदर मुख्तलिफ शेड्स आते हैं स्किन के। 23 ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्लेटलेट्स। ये 7th क्लास में से लिया गया है, शायद 2nd चैप्टर है। तो इस प्लेटलेट्स जो है इरेगुलर होते हैं शेप के अंदर, ब्लीडिंग को रोकते हैं। उसके अलावा डेंगू फीवर इनकी कमी की वजह से होती है, जबकि ये डी ऑप्शन इनके मतलब ठीक नहीं है। बाकी तीनों बातें ठीक हैं कि ये मुख्तलिफ साइज़ के अंदर होती हैं और मुख्तलिफ शेप के अंदर होती हैं, ये बात इनकी नहीं है। फिर है जी ब्रास इज़ एन अलाई।
तो ये जब मैं तैयारी करवा रहा था तो मैं कह रहा था कि ये अक्सर मुझे भूल जाता है। ठीक है, ब्रोंज और ब्रास, ये दो मैंने वहाँ पे आपको ट्रिक भी बताई थी। ब्रोंज के अंदर दोनों में कॉपर तो होगा, लेकिन टिन हो या जिंक हो ये मुझे भूल जाता है। तो इसके मैंने आपको बताए थे, ये देखें 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसका हाफ करें तो 10 बन जाएगा। ब्रोंज के अंदर 10 आएगा, जबकि ब्रास में क्या आएगा, जिंक आएगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। 25 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टाइप ऑफ सॉइल। ये 5th क्लास में से आया है। मुख्तलिफ किस्म की सॉइल होती है, क्ले होती है, सिल्ट होती है, सैंड। क्ले से हम क्या बनाते हैं, जो पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, चिकनी मिट्टी, उसमें से हम पोट्री वगैरह, मटके, घड़े बनाते हैं। सिल्ट से हम क्या बनाते हैं, सिल्ट से जो है ना हम इसके अंदर फसल वगैरह उगाते हैं, कल्टीवेशन होती है। सैंड से क्या बनता है, ग्लास बनता है। तो पहली बात है जी, क्ले से सैंड ग्लास बनता है, बिल्कुल गलत। दूसरी बात, ठीक है, सिल्ट के अंदर कल्टीवेशन होती है कि उसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, बेहतर होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन। सी बात ये है जी, सैंड से पोट्री बनती है, तो सैंड से तो ग्लास बनता है, पोट्री बिल्कुल नहीं बनती। उसके अलावा कह रहा है कि ऑल टाइप ऑफ सॉइल कैन बी यूज टू मेक ग्लास, तो हर किस्म की सॉइल से ग्लास नहीं बन सकता। तो बी ऑप्शन इसमें ठीक है जी, सिल्ट इज़ गुड फॉर कल्टीवेशन। 26 है, मैंग्रोव्स आर स्मॉल ट्री दैट ग्रो इन विच एरिया। ये 5th क्लास में से लिया गया, फर्स्ट चैप्टर है। तो साइंस के लिए आपको मैं बार बार कह रहा था कि जो इस तरह के टेबल बने होते हैं पेज के ऊपर, उनको आप लाजमी देखा करें। तो ये शायद लास्ट पेज था 5th क्लास का, वहाँ से लिया गया कि मैंग्रोव्स किधर उगते हैं, कोस्टल एरिया जो होता है। 27 है जी, 8th क्लास में से लिया गया एमसीक्यूज, रैट, जेबरा और गोट। ये तीनों क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं, मतलब कि सब्ज़ा खाते हैं। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, पहले जो फूड चेन होती है, सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो पौधे हो गए प्रोड्यूसर, ये चूहा, उसके बाद बकरी और जेबरा, चूँकि प्रोड्यूसर को डायरेक्ट खाते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं। तो ये कितने नंबर पे आ गए, फर्स्ट और सेकंड, तो ये सेकंड नंबर पे आएंगे। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है, विच एसिड रेन रेफर्ड एज एन अनसीन प्लेग। तो वाई बारिश जो तेज़ाबी बारिश होती है जिसके अंदर एसिड ज़्यादा होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड वगैरह, जिसकी pH 7 से कम हो जाती है, उसको अनसीन प्लेग, मतलब कि अनदेखा, मतलब कि अननोटिसेबल, इसको बंदा नोटिस नहीं करता। ये प्लेग ताउन, जैसे इस तरह ताउन की बीमारी होती है, मतलब फैलती ही जाती है, रुकती नहीं है। तो इसको क्यों कहा जाता है, ये 10th क्लास की बुक के अंदर मौजूद है कि ये अनडिटेक्टेड रहता है किसी भी एरिया के अंदर सालों तक। ये बारिश होती रहती है लेकिन इसका असर इतनी जल्दी पता नहीं चलता, सालों के बाद जाके पता चलता है कि एसिड रेन इस इलाके में हो रही है। फिर 77 है, इससे पहले एक क्वेश्चन आ भी चुका है, इसी 10th क्लास की बुक के अंदर मौजूद है। एक टेबल बना हुआ है कि पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ऐसा सोर्स ऑफ पोल्यूशन होता है जिसकी हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है कि ये यहाँ से पोल्यूशन पैदा हो रही है एक जगह से, जैसे कि इंडस्ट्री हो गई, फैक्ट्रीज वगैरह हो गई। जबकि नॉन पॉइंट सोर्स ऐसा होता है जिसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन होती, जैसे जैसे शहर में देख लें, कोई गाड़ी यहाँ से धुआं पैदा कर रही है, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, तो इनको नॉन पॉइंट कहते हैं। जैसे कि कार्स हो गई, बसेस और शिप्स, ये सारी नॉन पॉइंट हैं, हर जगह ये आलूदगी पैदा कर रही होती हैं। जबकि इंडस्ट्री हमें पता है कि इसका एक ही सोर्स है, इसकी सेवरेज वगैरह गई होगी या जो चिमनी बनी होगी इसकी अंगीठी वगैरह, वहाँ से धुआं निकलेगा।
तो इसको कहते हैं पॉइंट, बाकी तीनों हैं नॉन पॉइंट। फिर 78 नंबर क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला जो चैप्टर है इसी में से लिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सालाना बारिश होती है उसमें से कितना % जो है सिर्फ मूनसून में हो जाता है इन 3-4 महीनों में, जून से सितंबर में। तो 70% वाटर जो है वो रेनफॉल जो है वो इस मूनसून के सीज़न में होती है। फिर 79 नंबर क्वेश्चन है जी, ये 9th क्लास में से लिया गया 4th चैप्टर है, माइग्रेशन आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड एमिग्रेशन। तो इसको याद रखने का आपको मैंने 2 ट्रिक्स बताई थी, इन और आउट। तो इन जो है ये आई से आया है, तो आई से इमिग्रेशन, ये डी वाला। अगर इलाके के अंदर कोई बंदा आता है उसको इमिग्रेशन कहेंगे। आउट जाएगा तो आउट को एग्जिट भी कहते हैं, एग्जिट का मतलब है ई, तो ई से एमिग्रेशन। सी ऑप्शन इसमें ठीक है। 80 नंबर है जी, कॉमन साइंस ऑफ थ्रेड वर्म इंक्लूड इंटेंस इची फीलिंग अराउंड विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे जो हाजमे का निज़ाम है मुंह से लेके एनस तक, जहाँ से हम खारिज कर लेते हैं फजले को, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, तो जो ये थ्रेड वार्म होती हैं इसका एक साइन है। हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पेट में ये थ्रेड वार्म है, कीड़े हैं, तो इची फीलिंग आती है, मतलब खारिश वाली जो है ना फीलिंग आती है एनस के इर्द गिर्द। तो ये भी 9th क्लास का 3rd चैप्टर है, वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है जी 81, ये तो बार बार क्वेश्चन आया है कि ये जो टेटनस है इससे लॉक जा हो जाते हैं, हमारे जबड़े जो हैं वो एक जगह पे रुक जाते हैं, वो खुलते नहीं है या बंद नहीं होते। ये भी इसी चैप्टर से लिया गया है, 3rd चैप्टर से 9th क्लास। 82 है, ये भी 3rd चैप्टर से लिया गया है 9th क्लास के अंदर। 2nd और 3rd चैप्टर बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं कि रेयर ब्लीडिंग डिज़ार्डर इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली। तो ये हेमोफीलिया होता है जो कि प्लेटलेट्स की वजह से होता है कि हमारा खून जमता नहीं है, बहुत ज़्यादा बहता रहता है। वाइट ब्लड सेल्स की वजह से हमने पढ़ा था कि ल्यूकीमिया होता है, रेड ब्लड सेल्स की वजह से एनीमिया होता है, जबकि प्लेटलेट्स की वजह से हेमोफीलिया होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इस 3rd चैप्टर से लिया गया इसके स्टार्ट के अंदर, कि जब भी हम कोई भी ड्रग एडिक्ट बनता है, कोई भी बंदा ड्रग का आदी बनता है, तो पहला स्टेप उसको कौन उसकी तरफ लेके जाता है, तो वो स्मोकिंग होती है। सबसे पहले वो बंदा सिगरेट नोशी करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे नशों के अंदर भी वो आदी हो जाता है। तो यहाँ तक जो है ये 20 क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं जनरल साइंस के। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैथमेटिक्स और इंग्लिश और बाकी जो भी पोर्शन है वो भी अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़ जी। पाईग्राफ शोज राउफ मंथली एक्सपेंडिचर। पाईग्राफ बनाएं उसमें अगर उसकी मंथली एक्सपेंडिचर शो करें राउफ की, तो वो 7200 उसकी मंथली इनकम है, और उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर आ रहा है। हालांकि टोटल एंगल कितने उतने 360 पाईग्राफ के अंदर, तो हमने एजुकेशन को शो करना है 70 डिग्री या उसका हिस्सा। तो बताएं एजुकेशन पे कितना खर्चा आएगा, इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट इज़ मॉड ऑफ डेटा। ये अनग्रुप डेटा है, इसका मॉड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा एक मैथ का कोर्स भी मौजूद है 30 वीडियोस का, और इंग्लिश का भी कोर्स है 8 वीडियोस का। यूट्यूब चैनल पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी कोर्स के नाम से, 30 वीडियोस होंगी मैथ की और इंग्लिश की 8 वीडियोस। तो PDF भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ से तैयारी की है, मैंने लेक्चर दिए हैं, सब कुछ समझाया भी है, तो उनको आइडिया होगा कि ये कितना मुफीद साबित हुआ होगा। तो यहाँ पे देखें मॉड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू।
तो यहाँ पे देखें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो जब भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती तो आपने ये नहीं कहना कि ये 3 या 5, कम से कम वैल्यू 2 मरतबा आनी चाहिए। 2 से ज़्यादा या 2 मरतबा आई तो वो मार्ड होगा, लेकिन अगर कोई भी 2 मरतबा ना आई तो फिर उसका कोई मार्ड नहीं होता, मतलब कि नो मार्ड। अगर कोई वैल्यू 2 मरतबा दोनों आ गई हैं, मिसाल के तौर पे इसमें 3 भी हो, 5 भी हो, 5 भी हो, फिर 7 और 7, ये देखें ये दोनों 2 मरतबा आई हैं, तो फिर इसमें 5 भी मार्ड होगा, 7 भी मार्ड होगा। 2 मार्ड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी, डिफरेंस बिटवीन 72 एंड 7 टाइम्स द नंबर इज 16, फाइंड द नंबर। तो कह रहा है कि 72 नंबर हो, उसमें से 7 टाइम नंबर को माइनस करें। वो नंबर हमें नहीं पता, हमने उसको x कह दिया है, तो उसका आंसर आना चाहिए 16। तो जाहिर सी बात है इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये भी मैं आपको तमाम सलूशन बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कुछ पढ़ लेते हैं। उस्मान सोल्ड, ये क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है कि सेल प्राइस इसकी इतनी है 7786, उसको लॉस इतना हुआ है 15%, तो उसकी कास्ट प्राइस आप फाइंड करें। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, लाइब्रेरी के अंदर 11 बंदे हैं और उन्होंने 319 बुक्स अरेंज की हैं 4 घंटों में, तो बताएं कि कितने बंदे ज़रूरत होंगे 725 बुक को अरेंज करने में 5 घंटों में। नेक्स्ट इज 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। ये नंबर है, इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो इसको भी देख लेंगे। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक रूम इज़ दिस। ये वॉल्यूम दिया गया क्यूब का, तो उस क्यूब की लेंथ फाइंड करनी है। याद रखना है ये क्यूब है, क्यूबाइड नहीं है। 8 नंबर है जी, कास्ट ऑफ 3 बुक्स ऑफ क्लास 3rd इज़ 126। 3 किताबों की इतनी कीमत है, तो बताएं 8 किताबों की कितनी होगी। तो ये एक यूनिटरी मेथड होता है, पहले एक चीज़ की वैल्यू निकालें, फिर आपको जितनी भी चीज़ें दी जाएं उनकी वैल्यू निकाल लें। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन इस पेपर में मौजूद हैं। फिर ये 2 फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनको हमने ऐड करना है, तो इन सब का सलूशन देख लेते हैं। अब देखें, टोटल मंथली इनकम है जी 7200। अब टोटल एंगल होते हैं पाई ग्राफ में 360 और 70 डिग्री जो है ये एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के। तो 70 को डिवाइड कर दें 360 पे और 7200 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये टोटल इनकम है। तो जब आपने डिवाइड किया 0 0 के साथ कैंसिल, उसके बाद 36 2 मरतबा 72 और साथ में 0, 20, 20 को 70 से ज़रब दें, 1400 खर्चा उसका किस पे आएगा, एजुकेशन पे आएगा। फिर मार्ड वाला मैं आपको बता चुका हूँ। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 72 में से वो नंबर जो है 7 टाइम, मतलब कि 7 गुना माइनस करें तो आंसर आए 16। तो बस इसमें से x की वैल्यू आप निकाल लें। ये -16 है, सॉरी माइनस की, ये +16 था, इधर आके -16 हुआ, तो माइनस करने से 56 आ गया। -7x दूसरी तरफ जाके 7x प्लस हो गया। फिर ये x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 हमारा आंसर है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन के अंदर 8 पुट करें, 7 8 मरतबा 56, तो 72 में से 56 माइनस करें तो 16 आएगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन है, ये तो हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। ये फार्मूला सिंपल आपको मैंने बताया था अपने कोर्स के अंदर भी, कि आपने क्या करना है, अगर प्रॉफिट हो तो इधर प्लस लिख के प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर दें,
लास्ट परसेंट हो तो यहाँ माइनस लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। CP हमने फाइंड करनी है। सेल प्राइस दी गई है 7786, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको माइनस कर दें 100 में से। ये आगे 85, इसको मल्टीप्लाई करें तो आगे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। फिर जब इसको डिवाइड करेंगे तो कास्ट प्राइस आ जाएगी 9160 रुपीज़। नेक्स्ट जी कंपाउंड प्रोपोर्शन आ गई है। ये भी मैंने अपने कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। जिन लोगों ने ये कोर्स देखा है तो उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी। 3 क्वांटिटीज़ आ गई हैं, पर्सन, बुक्स और आवर्स। तो ये जो मैंने तरीका समझाया हुआ है उसी के मुताबिक ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, आपको यहाँ से फिर समझ आ जाएगा। पहली स्टेटमेंट के अंदर 11 बंदे थे, 319 किताबें थी, 4 घंटों में उन्होंने अरेंज की। दूसरी स्टेटमेंट में उसने पूछा है कि 725 किताबें हों, घंटे वो 5 लगाएं तो कितने बंदे चाहिए होंगे। अब चूँकि इसके अंदर 3 क्वांटिटीज़ है तो पहले आप इस क्वांटिटी को यही समझें, इस पे हाथ रख लें, इसको छोड़ दें कि ये इसमें मौजूद ही नहीं है। इसको सपोज़ करें कि 1 घंटा है। अब देखें इनका रिलेशन कैसे बनेगा। अच्छा, यहाँ पे याद रखना है कि आपने एक्स वाली क्वांटिटी को कोशिश करें या इधर आखिर में रखें या इधर आखिर में रखें। अब एक्स वाले के साथ आपका हमेशा एरो किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए हमेशा, चाहे जैसा भी रिलेशन हो। हमने ये एरो अब लगाने हैं कि ये एरो कैसे लगाएंगे। ये एरो जिसने ठीक लगा लिए तो उसका आंसर ठीक आएगा, एरो गलत हुए तो आंसर गलत। ये ऊपर हो गया, इसको तो हमने छोड़ ही दिया है, इसकी जगह हमने फ़र्ज़ किया है जहन के अंदर 1 घंटा टाइम है। अब देखें जी, अगर 1 घंटा लगाएं 11 बंदे तो 319 बुक्स अरेंज करेंगे। अब 1 ही घंटा उनके पास टाइम हो, बुक्स हो गई हैं 725, तो अब पहले 11 बंदे चाहिए थे। जाहिर सी बात है हमें बंदों को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ भी बढ़ रही है। एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़े तो वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जब भी डायरेक्ट रिलेशन हो उसका एरो आपने ऊपर बनाना है। ये तो हमेशा ऊपर होगा, चाहे इसका देखना ही नहीं है, दूसरों का देखना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बना है, इसका एरो ऊपर हो गया। अब इसको हमने चेक करना है आवर्स वाले को। अब इसको भूल जाएं आप, इसकी जगह आप फ़र्ज़ करें कि कोई भी फ़र्ज़ कर लें, 1 किताब फ़र्ज़ कर लें या 10 किताबें फ़र्ज़ कर लें। एक चीज़ ज़हन में रख लें, एक ही फ़र्ज़ कर लें। अब कह रहा है कि अगर एक किताब को अरेंज करने में 11 बंदों ने 4 घंटे लगाए हैं, अब टाइम उसने 4 के बजाय 5 घंटे दे दिए, मतलब अब टाइम लोगों के पास ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है हमें बंदे कम चाहिए होंगे। ठीक है, टाइम जो ज़्यादा उसने कर दिया है। तो अब देखें, एक चीज़ इंक्रीज़ हुई है, दूसरी कम होगी। कितने होंगे यह हमें नहीं पता, लेकिन हम जहन के अंदर ये सोच रहे हैं कि घंटे अगर ज़्यादा हो गए हैं तो बंदे हमें कम चाहिए होंगे। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इन्वर्स के अंदर एरो किधर होगा, नीचे। ये एरो की बड़ी अहमियत है क्योंकि एरो से ही हमने वैल्यूज़ लिखनी है। कैसे लिखेंगे, एरो के जो टेल पे वैल्यू होगी उसको ऊपर लिखें, जो हेड पे होगी उसको नीचे। यहाँ पे देखें टेल पे 725 है ऊपर, ये 725 ऊपर, 319 नीचे। यहाँ पे आपने लिख देना है मल्टीप्लाई। और ये देखें अब टेल पे 4 है ऊपर, हेड पे 5 है नीचे। अगर आप एरो गलत लगाते तो ये 5/4 बन जाता, जिससे हमारा सारा आंसर गलत आता। तो ये मैंने इसको इसलिए कहा है आपको कि ये कोने में रखें ताकि यहाँ पे इक्वल आ जाए और इनकी जगह क्या आ जाए, मल्टीप्लाई। अब इसको सिंपल आप सॉल्व करें, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 एक मरतबा, 5 145 मरतबा। फिर इसको ऐसे ही लिखा 145, 4 को भी इधर लिखा, ये 11 डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया।
11 इसके साथ डिवाइड करें 29 आ गया, 29 को इससे डिवाइड करें 5 आ गया, और 5 4 मरतबा 20, तो 20 बंदे हमें चाहिए होंगे। फिर हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो इसके 5 सिग्निफिकेंट किधर बनते हैं, 1 1 2 3 4 5, 1 तक हमने इसको लाना है और राउंड ऑफ करना है। अब देखें 1 के बाद क्या है, 7, तो जब भी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो हम इस 1 को 2 बनाएंगे। अगर यहाँ पे 4 3 2 1 0 होता तो फिर 1 को हम 1 ही छोड़ते। तो अब हमने इस 1 को 2 बनाना है और बस, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था, सिर्फ आपने देखना था कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर किधर बनते हैं। तो ये 1 पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं, और इसको बढ़ाना या कम करना किससे पता चलेगा, इस अगले नंबर से, 7 से। उसके बाद ये यूनिटरी मेथड है, इसको आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ऊपर हमने इनवर्स और डायरेक्ट वाला किया है, लेकिन ये आसान है। 3 किताबों की कीमत 126 है, तो एक किताब कितनी होगी, 3 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, एक किताब होगी 42 रुपीज़ की। अब 8 किताबें कितनी होंगी, अगर एक 42 की है तो 8 को 42 से ज़रब दें, 336 रुपये की 8 किताबें हो जाएंगी। फिर क्यूब जो है उसका वॉल्यूम जो है उसका फार्मूला होता है एल की पावर क्यूब। क्यूबाइड का होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, क्योंकि उसकी तमाम वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, या 2 सेम हो सकती हैं, तीसरी डिफरेंट होगी। लेकिन क्यूब के अंदर तीनों लेंथ सेम होती हैं, हाइट भी, लेंथ भी, विड्थ भी। तो आपने क्या करना है जी, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी, हमने एल फाइंड करना है, तो इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया। तो इसका क्यूब रूट मैंने यहाँ पे लिया है, ये क्यूब की रूट के साथ कैंसिल हो गया, लेंथ आ गई 14 मीटर। अब 14 कैसे आया है, आप एक तो 14 आंसर वालों को मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका क्यूब ले लें, ठीक है, क्यूब रूट ले लें, सॉरी। तो पहले 2 के साथ डिवाइड किया, फिर 2 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 7 7 7 के साथ। तो स्क्वायर रूट के अंदर तो हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, लेकिन क्यूब रूट में हम 3 का पेयर बनाएंगे। ये 2 एक पेयर बन गया, 2 लिख दिया, फिर 7 का पेयर बन गया, 7 लिख दिया। तो 14 इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मतलब एक साइड 14 की होगी, दूसरी भी 14 की, तीसरी भी 14 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है। फ्रैक्शंस तब तक ऐड नहीं हो सकती जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। तो इसको 9 बनाने के लिए मैंने नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी, तो नीचे आ गया 9, ऊपर आ गया 3, दोनों को ऐड करें तो 5/9 इसका आंसर आ जाएगा। अब आंसर देख लें जी, पहले क्वेश्चन का आंसर है 1400, डी ऑप्शन, दूसरे का है 9 बार, तीसरे का बी ऑप्शन, ठीक है जी, 8 आंसर है। फोर्थ नंबर का जी डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन 9160। अगले का है 20%, सी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट जो है 6 वाले का ए ऑप्शन ठीक है, 87.322। उसके बाद 7 वाले का 14 मीटर है, ए ऑप्शन इसमें ठीक है। फिर 8 नंबर का है जी 336, डी ऑप्शन ठीक है। 9 नंबर का जो है ये है सी ऑप्शन ठीक है, 5/9। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है जी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये डी ऑप्शन इसका आएगा, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 11 नंबर है जी, हैदर इज़ 3 टाइम एज ओल्ड हैज़ हिज सन। तो हैदर जो है वो अपने सन के मुकाबले में 3 गुना है, मतलब अगर सन एस हो तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हैदर की उम्र आएगी।
अब 10 सालों के बाद अगर देखें तो उन दोनों की उम्रों को जमा करें तो आंसर आए 76। हैदर की उम्र फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आया है और इसी तरह का क्वेश्चन आया है। तो अगर एक क्वेश्चन आप समझ लें तो बाकी भी हो सकते हैं। 12 नंबर है जी, 3 नंबर है, बताएं इन पे कौन सा नंबर जो है वो मुकम्मल डिवाइड होगा। ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा। यहाँ से आप डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो HCF ले लें। अब देखें 1 डिवाइड ज़रूर होता है लेकिन 1 बड़ा तो नहीं है। 2 भी होता है लेकिन 2 भी बड़ा नहीं है। 4 जो है इन सब पे होता है लेकिन 4 के बाद 8 को भी चेक कर लेते हैं। 8 देखें इस पे नहीं होता, 36 पे, तो मतलब 8 नहीं हो सकता। आंसर हमारा क्या होगा? 4 होगा। नहीं तो आप HCF भी इसका फाइंड कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है। 12 लाइट्स की कीमत है 6900, तो 7 की कितनी होगी? वो यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अगर स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड है और उसकी लेंथ है 31 मीटर, स्क्वायर शेप है, ठीक है, मुरब्बा है, तो उसका पैरामीटर फाइंड करें। वही 4S वाला फार्मूला लगाएं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, तो ये भी मैंने अपने कोर्स के अंदर करवाया था, इसी तरह का सेम क्वेश्चन था। तो जिन्होंने देखा है ये शायद 26 7th वीडियो के अंदर मौजूद होगा। तो तीसरी साइड हम फाइंड करेंगे। 2 साइड्स अगर इतनी हो तो तीसरी साइड की लिमिट क्या हो सकती है? तो यहाँ पे एक थ्योरम का इस्तेमाल होता है, 9th क्लास के अंदर मौजूद है। उसके बाद 16 नंबर है कि अगर एक रेक्टेंगल का एरिया इतना हो तो बताएं उसके पैरामीटर के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगी। 10 नंबर क्वेश्चन देख लें जी। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिड वैल्यू को ब्रेक करना है। इसके लिए पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा +6। अब 2 नंबर हमने सोचे जिनको मल्टीप्लाई करें तो +6 आए, जमा करें तो -7x आए। तो वो है जी -1 और -6। तो मतलब -7x को हमने इसमें ब्रेक कर दिया। पहले 2 को ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस कॉमन लिया, इसका साइन माइनस से प्लस, इसका प्लस से माइनस हो गया। पहले में x कॉमन है तो 2x - 1 बच गया, इसमें 3 कॉमन है तो 2x - 1 बच गया। ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन है, एक मरतबा लिखते हैं, इनको मिला के लिखते हैं x - 3। नेक्स्ट है जी हैदर जो है, सन को मैंने S कहा है और हैदर को H कहा है। तो वो कह रहा है कि हैदर की उम्र सन के 3 गुना है। सन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हैदर आएगा H। अब आ जाते हैं हम 10 सालों के बाद। तो 10 सालों के बाद जो S है उसमें भी 10 ऐड कर दें, और जो हैदर है, हैदर की उम्र अभी कितनी थी? 3S, उसमें भी 10 ऐड कर दें। अब कंडीशन वो बता रहा है कि 10 सालों के बाद बेटे की और हैदर की उम्र जमा करें तो टोटल आता है 76। तो अब देखें ये सन और ये हैदर 10 सालों के बाद की बात हो रही है, तो इन दोनों को जमा करें तो आंसर 76 आए। S और 3S 4S बन गया, 10 और 10 20, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। 56 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। S की वैल्यू आ गई है 14। मतलब अभी जो है बेटे की उम्र कितनी है? 14। हमने फाइंड करनी है हैदर की उम्र, तो हैदर बराबर है 3S के। S की वैल्यू 14 लिखें तो हैदर की उम्र आ जाएगी 42। अब वो कह रहा था कि कितने सालों के बाद? 10 सालों के बाद। ये आंसर हमारा आ गया 42। लेकिन आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। देखें ये अभी की उम्र है, 10 सालों के बाद ये 24 साल का हो जाएगा और ये 52 साल का हो जाएगा। दोनों को जमा करें तो 76 बनेगा। मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद ये तो HCF निकालने का तरीका है, आपको आता ही होगा। 36 की फैक्टराइजेशन करें प्राइम, 44 की करें या 56 की करें, तो इसके ये फैक्टर आ गए, इसके ये कॉमन फैक्टर देखें 2 आया है दोनों में, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4। ये तो आप वहीं से सॉल्व भी कर सकते थे। फिर ये यूनिटरी मेथड इसको कहते हैं। पहले एक चीज़ की वैल्यू निकालें। 12 की कीमत 6900 थी, तो 1 की कीमत कितनी होगी, डिवाइड करें 575। फिर 7 की कीमत निकालनी है, तो इस 575 चूँकि 1 की कीमत है, 7 से ज़रब दें तो 4025 रुपये आ जाएगी 7 लाइट्स की कीमत। ये क्वेश्चन देख लें, उसने कहा था स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप की चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो एक साइड है 31 मीटर, और पैरामीटर क्या होता है, या तो सबको जमा कर दें या 4S फार्मूला होता है। साइड एक जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई किया 124 मीटर। नेक्स्ट चीज़ ये देख लें, ये क्वेश्चन ज़रा मैं आपको बता भी दूं कि मेरे थ्योरम के अंदर कहाँ मौजूद जो है ना, मेरे कोर्स के अंदर कहाँ मौजूद था ये। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने अपने कोर्स में ये थ्योरम करवाया था कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि कोई भी दो साइड्स आप ट्रायंगल की जमा करें तो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी आनी चाहिए। 6 और 8 14, 11 से बड़ा बराबर भी नहीं हो सकती। हमेशा दूसरी दो साइड्स को जमा करें तो तीसरी से बड़ी आनी चाहिए। फिर मैंने ये एग्जांपल आपको करके भी दिखाई थी। 12 और 8 की वैल्यू निकाली थी, तो ये लिमिट आई थी कि x 4 से बड़ा हो और 20 से छोटा हो। ठीक है ना, 4 भी नहीं हो सकता और 20 भी नहीं हो सकता। तो इस तरह मेरी ये वैल्यूज़ 8 और 12 थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। अब उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ हैं जी 6 और 14। तो अब देखें, आपको कहा गया था कि तीसरी वैल्यू की लिमिट बताएं। तो स्मॉल वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को जमा करें, तो इस 14 से क्या आनी चाहिए, वो बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि दो साइड्स को जमा करें तो तीसरी से बड़ी आए। तो x प्लस 6 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो x की वैल्यू आ गई है ग्रेटर देन 8, मतलब कि x 8 भी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर 8 हो जाए तो 8 और 6 14, तो ये बराबर तो नहीं हो सकता, बड़ा होना चाहिए। मतलब कि यहाँ वैल्यू क्या आ सकती है, 9 भी आ सकती है, 8.1 भी आ सकती है, लेकिन 8 से बड़ी होनी चाहिए। अब दूसरी वैल्यू हमने निकालनी है लार्ज वैल्यू, तो उसको आप क्या करेंगे जी, ये दो वैल्यूज़ जमा करें 6 और 14, और ये वैल्यू x इनसे कम आनी चाहिए। ठीक है, कम होगी तो जाहिर सी बात है दो वैल्यूज़ को जमा करें, इससे बड़ी आनी चाहिए। तो यहाँ पे x कम होना चाहिए, दो वैल्यूज़ को बाकियों को जमा करें जो उसने दी हुई हैं, इससे हमारे पास लार्ज वैल्यू आएगी। तो 20 आ गया, और x कह रहा है कि 20 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो, तो ये लिमिट बन जाएगी x ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 20। याद रखना है, यहाँ पे x 8 भी नहीं हो सकता और 20 भी नहीं हो सकता। फिर 16 नंबर MCQs देखें, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है -12t² को पहले ले आएँ, फिर जिसकी वेरिएबल की पावर 1 है उसको बाद में, फिर कांस्टेंट उसके बाद। तो यहाँ पे -12 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, -24 हमने बनाना है। तो ऐसे दो नंबर तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करें -24 बने, जमा या माइनस करें तो +5 बने, तो वो +8 और -3 थे। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले दो नंबर में से भी कॉमन आ सकता है, दूसरे दो में से भी कॉमन आ सकता है। इसमें से 4t कॉमन लिया तो -3t + 2 रह गया।
इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो सिंपल 1 कॉमन लें तो यही -3 2t + 2 रह गया। तो मतलब ये दोनों चीज़ें हमारे पास कॉमन हैं, इनको एक मरतबा लिख दें और 4t + 1 को मिला के लिख दें। तो चूँकि ये एरिया की एक्सप्रेशन थी तो एरिया के अंदर ये फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्सप्रेशन लेंथ आ जाएगी, दूसरी विड्थ आ जाएगी। हमने पैरामीटर के लिए एक्सप्रेशन बनानी है तो 2 के साथ क्या करें, लेंथ प्लस विड्थ करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इसके बाद हमारे पास जो ऊपर लेंथ और विड्थ आई हैं वो दोनों मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। जो लाइक टर्म्स हैं 4t और -3, ये माइनस हो के t बच गया और 1 और 2 प्लस हो के 3 बच गया। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आ जाएगा 2t + 6। अभी इसी क्वेश्चन को एक और अगर तरीक़ा से देखें तो ये सेम इसी तरह यहाँ तक होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, -4t कॉमन यहाँ से ले लिया है तो ये 3t - 2 बच गया। इधर से भी -1 कॉमन लिया, 3t - 2 बच गया। तो इससे हमारे पास ये लेंथ ये आ जाएगी, विड्थ ये आ जाएगी। तो अगर इससे पैरामीटर निकालेंगे तो हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा -2t - 6। तो अब इसको देखते हैं इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा। अब 16 आंसर क्वेश्चन नंबर देख लें जी। यहाँ पे पैरामीटर के 2 आंसर, जैसे कि मैंने 2 केसेस सॉल्व किए हैं तो एक में ए आंसर आ रहा है, एक में बी आंसर। तो पैरामीटर चूँकि पॉजिटिव लिया जाता है तो इस वजह से शायद इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो, लेकिन मैंने चैट जीपीटी से भी और 1-2 जगह से भी कंफर्म करने की कोशिश की है, लेकिन कोई तसल्ली बख्श आंसर नहीं आ रहा। तो ये जब ईटा का आंसर आएगा तो वहीं से कंफर्म होगा, या किसी के जहन के अंदर ये कंसेप्ट है कि बी ऑप्शन ठीक है या ए ऑप्शन, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताए। तो यहाँ मैंने दोनों केसेस आपके सामने सॉल्व किए हैं। इस आंसर के अंदर मैं कंफ्यूज हूँ, अब मैं एग्जैक्ट आंसर इसका बता आपको नहीं सकता। 10 नंबर का क्वेश्चन जी, ये डी आंसर ठीक है, इसका 42 ईयर्स, उसके बाद 12 वाले का 4 ईयर्स, 13 वाले का जी 4025, सी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद यहाँ 14 का 124 मीटर, इसका क्या है जी, ये डी ऑप्शन ठीक है। x इज़ ग्रेटर दैन 8 एंड लेस दैन 20। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ इक्वल टू 16। तो ये क्वेश्चन भी मैं अपने नोट्स में करवा चुका हूँ, आपने देखा ही होगा कि आपको सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालने हैं इसके, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, और फिर जो इसने कंडीशन दी है इसके मुताबिक इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये बी ऑप्शन इसमें आएगा। इसका सलूशन भी देखेंगे। फिर इनवर्स वेरिएशन हो, x की वैल्यू 3 हो, y की 7 हो। फिर जब आप x 5 कर दें तो y का आंसर कितना आएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है जी, यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए सेट भी है, बी सेट भी है, ये हमने फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर 55 है, आर्क की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, एंगल हमने फाइंड करना है जबकि डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। ये फार्मूला इसने लिखा भी है, यही इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे पहले रेडियस फाइंड करेंगे 2 सेंटीमीटर। लेंथ अगर 250 सेंटीमीटर हो तो मीटर के अंदर कितनी होगी, 100 पे डिवाइड करें 2.5 मीटर आ जाएगा। 57 है जी, राइस ग्रेन है, चावल के दाने हैं, उसकी लेंथ है 0.9 सेंटीमीटर एक की। तो समीर के पास 10, 100 और 1000 के इस तरह पड़े हुए हैं चावल के दाने, तो बताएं उन दानों की टोटल लेंथ कितनी होगी। तो 999 सेंटीमीटर होगी। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। द स्क्वायर शेप्ड पार्किंग एरिया इज़ 225।
स्क्वायर शेप है उसका एरिया दिया गया है। हमने बताना है कि अगर उसकी जो बाउंड्री है उस पर टाइल्स लगाई जाएं तो कितना खर्चा आएगा। अगर 235 रुपये 1 मीटर का खर्चा हो तो 59 क्वेश्चन है जी। ये भी क्वेश्चन हर पेपर ही में देखा गया है। 25,000 बोनस अगर एक कंपनी दे रही है अपने मुलाजमों को और वो बढ़ाना चाहती है, मतलब इंक्रीज़ करेगी 5:4 के हिसाब से, तो इसको 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31,250 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर एक और लास्ट क्वेश्चन ट्रेपीजियम का है, उसको भी देख लेते हैं। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन के ट्रेपीजियम की एल्टीट्यूड फाइंड करें। अगर उसकी दो बेसेस, एक 14 है दूसरी 18 है और उसका एरिया है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसकी एल्टीट्यूड कितना आएगा, वो 3 सेंटीमीटर आएगा। अब इन तमाम क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे और आंसर भी वहीं से देख लेते हैं। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो यहाँ a की वैल्यू है 1, ठीक है, b की वैल्यू है -3k, c की वैल्यू है 4k स्क्वायर। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला होता है -b/a। b की वैल्यू है -3k, इधर डाल दें, नीचे a की वैल्यू है 1, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा 3k। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं अल्फ़ा बीटा। c/a इसका फार्मूला होता है, c की वैल्यू थी 4k स्क्वायर, a की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा आंसर 4k स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अंदर हालांकि वो कंडीशन जो आएगी वो यहाँ पे आएगी, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने क्या किया है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा का खुद स्क्वायर ले लिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ हमारा क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या है 3k। ये जो ऊपर आया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा 3k, तो इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, दोनों का स्क्वायर लें 9k स्क्वायर। ये a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, मतलब पहली रकम का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखें क्वेश्चन में उसने ये हमें दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसने कहा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, दो रूट्स हैं इनका स्क्वायर लें और उनको सम करें तो कितना है 16। तो यहाँ मैंने इसकी वैल्यू डाल दी है 16, तो इसकी वैल्यू ऊपर हमारे पास आई है 4k स्क्वायर, ये डालें तो 8k स्क्वायर प्लस 8 दूसरी तरफ जाके -8, 9 में से 8 गया तो सिर्फ k स्क्वायर बच गया और 16 है तो k स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें, चूँकि हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो ये 16 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो +-4 हमारे पास k का आंसर आ जाएगा। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है इनवर्स रिलेशन, उसने खुद बताया हुआ है। हालांकि इसको आप दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, k की वैल्यू फाइंड करें और उसको सॉल्व कर लें, जैसे 10th क्लास के अंदर यूनिट नंबर 3 में बताया गया और मैंने अपने कोर्स में भी समझाया हुआ है। लेकिन अब उसने कहा है इनवर्स है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, x की वैल्यू पहले 3 थी, y की 7 थी, अब x की वैल्यू 5 हो गई है, तो बताएं y की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैंने सिर्फ x इसलिए कहा है ताकि ये अननोन नंबर है, इसकी जगह आप z भी लिख सकते हैं, कुछ y भी लिख सकते हैं, y लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप y लिख लें, हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखें आपको मैंने सॉल्यूशन क्या बताया हुआ है कि अननोन वैल्यू का हमेशा एरो क्या ऊपर हो, और उसने क्वेश्चन में खुद बताया इनवर्स है, तो इनवर्स के लिए तीर किधर होगा, नीचे होगा। तो टेल वाला ऊपर हेड वाला नीचे, टेल वाला 3 ऊपर हेड वाला नीचे, 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21/5 करें तो 4.2 हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं x लिख रहा हूँ, आपने इसको y करना है।
फिर यूनिवर्सल सेट दिया गया है ए भी है बी भी है। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दें जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या क्या माइनस हो जाएगा? बी भी निकल जाएगा, ई भी निकल जाएगा, एफ भी निकल जाएगा। पीछे आंसर क्या बच जाएगा? ए, सी और जी। फिर बी कॉम्प्लीमेंट है, यू में से बी को माइनस कर दें तो क्या माइनस होगा? ए भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों में है। बी भी माइनस हो गया, सी भी माइनस हो गया, ई एफ जी रह गया। अब जो दोनों आंसर आए हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन ले लें। ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, और वो क्या है? जी इन दोनों में कॉमन है। फिर 55 नंबर क्वेश्चन है जी। इसके अंदर आर्क की लेंथ दी गई है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है। हालांकि उसने डायमीटर दिया था, हमने फार्मूला में रेडियस लगाना है तो रेडियस आधा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये एंगल हमने फाइंड करना है। फार्मूला होता है L = R थीटा। R2 है, लेंथ 6 है, 2 मल्टीप्लाई और है, इधर आके डिवाइड होगा 3 रेडियन। क्योंकि जो एंगल इस फार्मूला में मौजूद होता है वो डिग्री में नहीं होता बल्कि रेडियन में होता है। फिर लेंथ है 250 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब आप बड़ी वैल्यू से छोटी में लेके जाएं तो मल्टीप्लाई करें। अब ये सेंटीमीटर छोटा है, इसको बड़ी वैल्यू में लेके जाएंगे तो 100 के साथ डिवाइड करें तो 2.50 या 2.5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 0.9 सेंटीमीटर है, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करें। सिंपल, जब इस तरह की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना हो तो पॉइंट को आप किधर शिफ्ट करते जाएं? राइट साइड। जितने ज़ीरो हों उतना पॉइंट शिफ्ट कर दें, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 10, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, इनके साथ। तो 1 ज़ीरो है, पॉइंट को 1 आगे शिफ्ट करें, 9 आ जाएगा। इधर आगे ज़ीरो मैंने खुद से लगा दिए हैं, 2 पॉइंट शिफ्ट करें तो 1 और 2 कितना बन जाएगा? 90। यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं, 3 पॉइंट शिफ्ट करें तो 900, तीनों को जमा करें तो 999 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे एरिया उसने दिया हुआ है 225 स्क्वायर मीटर है। पहले हम इसकी एक साइड निकाल लेते हैं। चूँकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का फार्मूला होता है एस स्क्वायर। दोनों तरफ इसके रूट लें तो उसके रूट से आंसर आ जाएगा 15 मीटर। एक साइड आ गई है 15 मीटर, तो चारों साइडों का पैरामीटर निकालेंगे तो 60 मीटर आ जाएगी। उसकी सारी बाउंड्री कितनी हो गई? 15, 15, 15, 15, 60। अब 1 मीटर पे 235 रुपया खर्चा है, तो 60 पे कितना आ जाएगा? 14,100 रुपया खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट जी, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आप लाजमी देखें। 25,000 जो है वो गिवन वैल्यू थी और रेशियो दी गई है, और न्यू वैल्यू हमने निकालनी है इंक्रीज़ होने के बाद। जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा ही आएगी क्योंकि इंक्रीज़ होगी। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, ऊपर रिक्वायर्ड है जो हम फाइंड कर रहे हैं, गिवन जो उसने दी हुई है, रेशियो जो उसने रेशियो दी हुई है। चाहे इंक्रीज़ करना हो या डिक्रीज़ करना हो, यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो रिक्वायर्ड हम फाइंड करेंगे। गिवन 25,000 है, रेशियो है 5:4, उसको मैंने 5/4 बना दिया। नेक्स्ट देख लें, 25,000 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। कैंसिल करें 4 के साथ, 6,250 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 31,250 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा आ चुका है कि ट्रेपीजियम इस तरह की शक्ल होती है, इसमें 2 पैरेलल लाइंस होती हैं जिनको हम बेस कहते हैं। ये एल्टीट्यूड होता है और एरिया उसने दिया हुआ है। एरिया का फार्मूला है जी 1/2, दोनों बेस को जमा करें, एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों बेस हैं 14 और 18,
एल्टीट्यूड हमने फाइंड करनी है, एरिया है 48, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 14 और 18 जमा करें 32 हो जाएगा, 32 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 3 सेंटीमीटर इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा। अब इनके आंसर देख लें जी। 52 का बी आंसर ठीक है ±4, इसका ए ऑप्शन ठीक है 4.2, 54 का सी ऑप्शन ठीक है जी ऑप्शन, इसका 3 रेडियन बिल्कुल ठीक है। 56 का 2.5 मीटर बी ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन 57 का ठीक है 999 सेंटीमीटर। 58 का 14,100 जो है वो बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इसमें ठीक है। एक क्वेश्चन आगे 75 है, ट्रेपीजियम का एल्टीट्यूड, उसका आंसर है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा मैथ का पोर्शन भी मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इंग्लिश का पाक स्टडी इस्लामियात का पोर्शन भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।